बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी विद सम ड्रग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी विद सम ड्रग्स। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। इसको तो हम लाजमी पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और इसके साथ एडिशनल हम क्या पढ़ेंगे, कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे जो एचआईवी के ऊपर एक्ट करते हैं और एचआईवी के प्रोग्रेशन को रोक देते हैं। इसको एंटीवायरल ड्रग भी कहा जाता है क्योंकि ये एचआईवी क्या है, एक वायरस है और इसके ख़िलाफ़ जो ड्रग काम करते हैं उनको एंटीवायरल ड्रग कहा जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी और इसके साथ साथ कुछ ड्रग्स जो हैं जो कि एचआईवी के ऊपर काम करते हैं, इन चीज़ों को एक डायग्रामेटिक वे के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर शेप का एक सेल बना दिया है और हम एज्यूम करते हैं कि ये कौन सा सेल है, ये मैक्रोपेज सेल है या इसके अलावा टी हेल्पर सेल जिसको CD4 पॉजिटिव सेल भी कहा जाता है, या ये है। तो इन दोनों में से कोई एक है, मैक्रोपेज है या टी हेल्पर सेल है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दिया है। ये क्या कहलाता है? दिस इज़ HIV वायरस। HIV वायरस किन चीज़ों से बना होता है इसके ऊपर हम डिटेल लेक्चर करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ सके। सबसे पहले ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होता है ये होस्ट सेलों से चुराया होता है HIV वायरस ने, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एनवाल्व। यह हो गया वायरल एनवाल्व। इसके नीचे एक और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो यहाँ पर हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये प्रोटीन का जो दायरा है इसको कहा जाता है मैट्रिक्स प्रोटीन, या इसको सिंपली P17 भी कहा जाता है। P17 ये P17 प्रोटीन से बना होता है। इसके अंदर यहाँ पे एक बुलेट शेप लाइक स्ट्रक्चर और मौजूद होता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है, कैप्सिड। और ये बना होता है एक प्रोटीन से जिसको कहा जाता है P24। अच्छा, और इसके अंदर यहाँ पे ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, R का मतलब ये है I, एंटीग्रेज एंजाइम, P मतलब प्रोटीएज एंजाइम, और इसके अलावा 2 स्ट्रैंड ऑफ RNA इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके एनवल्प के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं जो हमने पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस वन इज़ GP120। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको कहा जाता है GP120, और इस GP120 के नीचे एक और प्रोटीन मौजूद होता है जो हमने यहाँ पे रेड कलर से बना दिया है, इसको कहा जाता है, एक और ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होता है जिसको GP41 कहा जाता है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कौन सा सेल है, ये मैक्रोपेज सेल है। तो मैक्रोपेज सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसको कहा जाता है CD4 मॉलिक्यूल। ये हो गया CD4 मॉलिक्यूल। अब ये CD4 मॉलिक्यूल जो होता है इसके साथ कौन अटैच होता है? ये HIV वायरस का GP120 ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ये इस CD4 मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। इसका अटैचमेंट यहाँ पर होता है। अब जब एक दफ़ा GP120 इस CD4 मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है तो ये अपना एक साइड निकाल देता है और एक दूसरे रिसेप्टर या प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को अटैच कर देता है। ये छोटा सा हैंड लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अ डोमेन आप लोग कहें या एक पार्ट कहें। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ GP120। ये GP120 प्रोटीन का एक हिस्सा है, ये आ जाता है और एक मैक्रोपेज के मेम्ब्रेन के ऊपर एक अनदर मॉलिक्यूल अटैच होता है जिसको कहा जाता है CCR5 मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद होता है, और ये GP120 क्या करता है? अपना हाथ एक्सटेंड करके इसके साथ अटैच हो जाता है। जब अटैच हो जाता है तो आगे क्या होता है? आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। GP120 प्रोटीन CD4 मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया, और इसके अलावा एक हैंड GP120 मॉलिक्यूल ने किस चीज़ के साथ अटैच कर दिया? CCR5 मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर दिया। ये मैक्रोफेज का केस होता है। इसके अलावा यहाँ पे
हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सेल कौन सा सेल है, ये टी हेल्पर सेल है जिसको हम CD4 पॉजिटिव सेल भी कहते हैं। तो CD4 पॉजिटिव सेल के ऊपर भी ये प्रोटीन मौजूद होता है जिसको कहा जाता है CD4 मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी क्या मौजूद होता है, CD4 मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद होता है। तो CD4 मॉलिक्यूल के पास क्या हो जाता है, ये GP120 यहाँ पे अटैच हो जाता है इन केस ऑफ टी हेल्पर सेल या CD4 पॉजिटिव सेल। अच्छा, तो GP120 CD4 मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया। अब CD4 पॉजिटिव सेल जो होते हैं, यहाँ पे मैक्रोपेज में क्या था, CCR5 मॉलिक्यूल था, लेकिन CD4 पॉजिटिव सेल में यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल अनदर मौजूद होता है जिसको कहा जाता है CXCR4। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल होता है, बस सिर्फ इतना डिफरेंस है इन दोनों में। अच्छा, जब इन दो पोजीशन पे अटैचमेंट हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, ये GP41 मॉलिक्यूल जो होता है ये अपना एक हुक अपीयर कर देता है और इस मेम्ब्रेन के साथ इसको अटैच कर देता है। GP41 क्या करता है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर एराइज कर देता है और इस होस्ट सेल मैक्रोपेज है या CD4 पॉजिटिव सेल है, इसके मेम्ब्रेन के साथ ये अपना हुक अटैच कर देता है ताकि ये क्या हो जाए, इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाए, क्योंकि ये भी क्या है, सेम सेल मेम्ब्रेन ही है जो इस वायरस ने क्या कर दिया है, किसी होस्ट सेल से चुराया है, और ये भी क्या है, सेल का मेम्ब्रेन है। तो इन दो सेल मेम्ब्रेन का आपस में फिर क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है जब एक दफ़ा ये GP41 मॉलिक्यूल अपना हुक यहाँ पे अटैच कर देता है। तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये दो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। सबसे पहले क्या था, CD4 मॉलिक्यूल एंड GP41 मॉलिक्यूल का फ्यूजन था आपस में। फिर GP120 मॉलिक्यूल क्या करता है, एक हैंड एक्सटेंड कर देता है और क्या कर देता है, CCR5 या CXCR4 मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को अटैच कर देता है। इसके बाद GP41 मॉलिक्यूल क्या कर देता है, एक हुक एराइज कर देता है और सेल मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को अटैच कर देता है। जब सेल मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को अटैच कर देता है तो आगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाता है। यहाँ पे ये दो मेम्ब्रेन आपस में इनकॉर्पोरेट हो गए, एक दूसरे में शामिल हो गए, और यहाँ पे आ गया वायरस का अपना जेनेटिक मटेरियल वगैरह। तो फिर ये वायरस क्या कर देता है, अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया में एंटर कर देता है। ये हो गया एंट्री हो गई किस चीज़ का, वायरस के मटेरियल का। अब यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पर सबसे पहले इसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन का कवर मौजूद है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है P17 प्रोटीन या मैट्रिक्स प्रोटीन। ये था ना P17 या मैट्रिक्स प्रोटीन, इसको हमने कहा था ना स्टार्ट में। और इसके अलावा दिस वन इज़ P24। तो यहाँ पे सेल के अंदर अपने प्रोटीएजेस मौजूद होते हैं, कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनको प्रोटीएज कहा जाता है, जो प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, सेल प्रोटीएजेस, और इन सेल प्रोटीएजेस को मैंने एक सीजर लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये सीजर क्या करता है, इन दोनों कवर को इस तरह काट देता है और इसको ख़त्म कर देता है। हो गया। तो जब इन दो कवर्स को हटा दिया जाता है सेल प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से, तो क्या होता है कि इस वायरस के RNAs जो होते हैं और इसके अलावा ये एंजाइम्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंटीग्रेज एंजाइम एंड प्रोटीएज एंजाइम, ये सारे बाहर आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये दो RNAs मॉलिक्यूल ये आ गए। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ RNA इसके अंदर मौजूद होते हैं। किस चीज़ के अंदर, HIV वायरस के अंदर। तो अब यहाँ पर ये एक RNA हो गया और ये दूसरा RNA हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब आ गया, देखो अब ये RNA जब साइटोप्लाज्मिक एरिया में आ जाते हैं तो क्या होता है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है यहाँ पे अपना एक्टिविटी शुरू कर देता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यहाँ पर हमने एक बेबी लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके अंदर हम RR लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये क्या है, रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और ये भी क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या कर देता है, इसके दो हाथ हमने बना दिए हैं और इनके टू मेन फंक्शन होते हैं। इन दो हाथों के ज़रिए इसके टू मेन फंक्शन जो होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस हैंड को देखते हैं। इस हैंड के ज़रिए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या कर देता है, यहाँ पे आरएनए के ऊपर क्या कर देता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बना देता है, या शॉर्टकट अल्फाज में हम कहें तो आरएनए की हेल्प से यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड बनाया जाता है। कौन बना देता है ये स्ट्रैंड डीएनए का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहाँ पे न्यूक्लियस एरिया से क्या कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड उठा देते हैं और इन न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से ये क्या कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता डीएनए का स्ट्रैंड बनाता है। तो इसके ज़रिए क्या कर दिया जाता है, डीएनए स्ट्रैंड फॉर्मेशन, ये इस एक हाथ के ज़रिए करता है। अब ये दूसरा हाथ जो है इसका फंक्शन क्या होता है, जब सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है तो इस दूसरे हैंड के ज़रिए ये क्या कर देता है, इस वायरल आरएनए को ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, इसके ज़रिए इसके टुकड़े टुकड़े बना देता है। इस दूसरे हाथ का ये काम होता है। इस तरह ये एंजाइम भी इस तरह वर्क करता है और इस दूसरे वायरल आरएनए मॉलिक्यूल जो था इसके ऊपर भी एक एंजाइम इसी तरह क्या होता है, अटैच हो जाता है एक एंड पे और डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। और जब डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है तो आरएनए को छोटे छोटे पीसेज में काट देता है इस दूसरे एंड के ज़रिए। तो सेम फंक्शन इसका भी होता है। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब जब ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाए जाते हैं तो इन स्ट्रैंड को लेके आगे क्या कर दिया जाता है, इनसे डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाया जाता है। तो ये आ गया वायरल डीएनए। इसको प्रो वायरल डीएनए भी कहा जाता है, प्रो वायरल डीएनए। यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। क्या कर दिया, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए थे, टू आइडेंटिकल आरएनए, और उन टू आइडेंटिकल आरएनए की हेल्प से हमने क्या कर दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से उनसे डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बना दिया और इसको कहा जाता है प्रोवायरल डीएनए। अब ये प्रोवायरल डीएनए जो है ये आगे भेज दिया जाता है कहाँ पे, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस ऑफ द मैक्रोपेज सेल या टी हेल्पर सेल, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, मैक्रोपेज या टी हेल्पर सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। यहाँ पे ये ब्लू कलर से जो मैंने बना दिया है ये एंड और ये एंड, ये क्या है, ये मैक्रोपेज या टी हेल्पर सेल का अपना डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल। और दिस इज़, ये दरमियान में क्या है, ये दरमियान में अब जो आ गया है ये वायरल डीएनए है। तो ये डीएनए आगे चला जाता है साइटोप्लाज्मिक एरिया से और न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है और होस्ट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है मतलब डीएनए होता है उसके अंदर इसको इंटीग्रेट किया जाता है या इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसका आगे क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है होस्ट सेल डीएनए के अंदर। ये आ गया वायरल डीएनए। लेकिन अब इस डीएनए को यहाँ पे फिट करने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर होता है। इस वायरल डीएनए का ये एंड होस्ट डीएनए के साथ अटैच करने के लिए और इसके साथ ये एंड होस्ट डीएनए के साथ अटैच करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। और ये एंजाइम यहाँ पे हमने एक स्प्रे लाइक स्ट्रक्चर से या ग्लू लाइक बॉटल से रिप्रेजेंट कर दिया है और इस एंजाइम को कहा जाता है एंटीग्रेज एंजाइम, एंटीग्रेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का फंक्शन क्या था, आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना। और एंटीग्रेज का काम क्या है, एंटीग्रेज का काम यह होता है कि ये वायरल डीएनए को होस्ट सेल के डीएनए के साथ अटैच करने में हेल्प देता है।
अच्छा, तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब इस वायरल डीएनए को अगर आगे देखा जाए तो इसमें बेसिकली 3 जीन मौजूद होते हैं। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। एक ये हो गया, दिस वन इज कॉल्ड गैग जीन, GAG गैग जीन। सेकंड वन इज कॉल्ड पोल जीन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ENV जीन। अच्छा, अब ये 3 जीन जो हैं, ये 3 जीन इनको आगे ट्रांसक्राइब्ड किया जाता है और इससे mRNA बनाए जाते हैं। क्या कर दिया जाता है, जब मैक्रोपेज सेल या टी हेल्पर सेल अपने लिए कोई चीज़ बनाता है तो इसके जेनेटिक मटेरियल में तो वायरल डीएनए भी मौजूद है, तो वायरल डीएनए का भी यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। और वायरल डीएनए से क्या बनाए जाते हैं, mRNA बनाए जाते हैं। तो गेग जीन का जो पोर्शन है, इससे भी यहाँ पे स्टार्ट में मैं लिख देता हूँ M सब के लिए, इससे भी एक RNA बनाया जाता है। इस तरह इससे भी एक RNA बनाया जाता है और ENV जीन से भी एक RNA बनाया जाता है। बन गया एक एक RNA। अब ये एक एक RNA mRNA जो बन चुका है, इनको आगे ट्रांसलेट कर दिया जाता है किस चीज़ में, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में। एक बड़ा पॉलीपेप्टाइड चेन गेग जीन वाले mRNA से बनाया जाता है और इसके 3 पोर्शन होते हैं। इन तीनों पोर्शन से क्या कर दिया जाता है, अलग अलग मटेरियल बनाया जाता है। अच्छा, इसके अंदर भी 3 पोर्शन मौजूद होते हैं, इसका भी एक पॉलीपेप्टाइड में ट्रांसलेशन हो जाता है। इसके अलावा इसका भी पॉलीपेप्टाइड में ट्रांसलेशन हो जाता है। अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड जो है, इसके 3 पोर्शन मौजूद है और यहाँ पे इसको काट दिया जाता है, इस तरह यहाँ पे इसको काट दिया जाता है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, ये बनाता है, इससे बन जाता है एक प्रोटीन जिसको कहा जाता है P24। और P24 ने क्या बनाया था, कैप्सिड बनाया था वायरस का। इसके अलावा P7 जो है, ये वायरस के रिलीज़ में हेल्प देता है। इसके अलावा P17 जो है, ये क्या था, मैट्रिक्स प्रोटीन था, इससे ये बनाया जाता है। तो गेग जीन से ये 3 किस्म के प्रोटीन बनते हैं। अच्छा, अब आगे देखो, पोल जीन जो है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, mRNA से बन जाता है। mRNA जब ट्रांसलेट हो जाता है तो इसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन भी 2 पोर्शन में काट दिया जाता है और इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा जो होता है वो बनाता है कि एंजाइम जिसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये दूसरा हिस्सा एंटीग्रेज एंजाइम बना देता है और ये तीसरा हिस्सा जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, एक अनदर प्रोटीन जो कि एंजाइम की शक्ल में काम करता है, जिसको प्रोटीएज कहा जाता है, इससे प्रोटीएज बन जाता है। हो गया। अब ये थर्ड वन देखो, ENV जीन। ENV जीन जब इसका ट्रांसलेशन हो जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो इसको 2 हिस्सों में काट दिया जाता है। एक से बनाया जाता है GP120 ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरे से बनाया जाता है GP41। अच्छा, ये हो गई गेग जीन, पोल जीन, ENV जीन। जब इनका अलग अलग ट्रांसलेशन हो जाए तो इनसे ये मटेरियल बनते हैं। लेकिन अगर ये तीनों जीन जो है, अगर इन तीनों जीन का इकट्ठे क्या कर दिया जाए, ट्रांसक्रिप्शन किया जाए और ट्रांसक्रिप्शन के बाद इससे जो RNA बनता है तो उसको जीनोमिक RNA कहा जाता है। इससे फिर एक RNA बनता है और इसको जीनोमिक RNA कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, दिस इज कॉल्ड जीनोमिक RNA। ये mRNA नहीं है, दिस इज़ जीनोमिक RNA। और ये जीनोमिक RNA जो बनाए जाते हैं, ये फिर वायरस के कैप्सिड के अंदर डाल दिए जाते हैं 2 आइडेंटिकल पीसेस की शक्ल में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर देखो, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, ये जो एंजाइम काट देता है, उस एंजाइम को कहा जाता है प्रोटीएज एंजाइम। और यहाँ पे मैंने इसको एक चाकू लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये क्या है, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से इनको काट दिया जाता है। जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन जब इसको काट दिया जाता है तो फिर इसके ये छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, ये फंक्शनल प्रोटीन होते हैं, जो कि कुछ एंजाइम की शक्ल में काम करते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब आगे क्या होता है, आगे नेक्स्ट वायरस
को किस तरह रिलीज़ किया जाता है। अब ये मालिक्यूल जो यहाँ पे बन गए P24, P7, P17, R, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंटीग्रेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, GP120, GP41, ये GP120 और GP41 ये मालिक्यूल न्यूक्लियस से बाहर चले जाते हैं और इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है किस चीज़ में, सेल मेम्ब्रेन में। तो ये हो गया ये रेड कलर वाला, दिस वन इज़ GP41, ये GP41 है, और इसके अलावा ये क्या है, GP120। जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं GP वगैरह नहीं लिख सकता, बस डायरेक्टली मैंने 41 और 120 लिख दिया। अच्छा, ये मॉलिक्यूल जब यहाँ पे अरेंज किए जाते हैं तो बाद में क्या होता है, बाद में ये जीनोमिक RNA, इसके अलावा ये सारे प्रोटीन और इसके अलावा ये एंजाइम, ये सारे असेंबल किए जाते हैं। यहाँ पे इन सब के नीचे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये हो गया, इसके अलावा ये हो गए, और थर्ड वन दिस जीनोमिक RNA, ये सारे इकट्ठी किए जाते हैं और इनको असेंबल किया जाता है और फिर इनको न्यूक्लियस से निकाल के इसको भेज दिया जाता है टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जब ये आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट शक्ल इख्तियार कर देते हैं। ये हो गया एनवल्प, जिसके ऊपर ये GP120 एंड GP41 मालिक्यूलों का अरेंजमेंट है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके अलावा ये रेड कलर वाला क्या है, दिस वन इज कॉल्ड मैट्रिक्स प्रोटीन, यहाँ पे क्या है, कैप्सिड प्रोटीन, और इसके अंदर 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ जीनोमिक RNAs, और इसके अलावा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंटीग्रेज एंजाइम एंड प्रोटीएज एंजाइम। और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका लास्ट में बडिंग हो जाता है और ये न्यू HIV वायरस चला जाता है और किसी और सेल को इन्फेक्ट करने के लिए चला जाता है और अपना नस्ल उस सेल के अंदर क्या कर देता है, अगेन इसी तरह रिप्लिकेशन साइकिल कंटिन्यू करके अपने नस्ल को बढ़ा देता है। अच्छा, तो ये हो गया HIV का पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं और ड्रग्स जो है इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि इस साइकिल में कहाँ कहाँ पे ये ड्रग्स काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, ये CCR5 जो है, जब GP120 एंड CD4 मालिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं तो CCR5 मालिक्यूल इसको एक ड्रग ब्लॉक करता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है मार्केट में। और ये कौन सा ड्रग है, इस ड्रग का नाम है माराविरोक। माराविरोक ड्रग के ज़रिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये CCR5 प्रोटीन मालिक्यूल या रिसेप्टर जो है इसको ब्लॉक कर देते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो फिर वायरस GP120 अपना हाथ यहाँ पे अटैच नहीं करेगा, जब अटैच नहीं करेगा तो आगे सेल की तरफ एंट्री नहीं होगी। तो एक ड्रग ये है जो कि क्या करता है, HIV के अटैचमेंट को रोक देता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन एक और ड्रग भी है जो कि GP41 मालिक्यूल का ये हुक जो है इसको ब्लॉक कर देता है, या आप लोग ऐसा कहें कि यहाँ पे इसके एयर अटैच हो जाता है और GP41 मालिक्यूल को इजाज़त नहीं देता कि वो अपने आप को मेम्ब्रेन के साथ अटैच करे। तो ये ड्रग भी मार्केट में अवेलेबल है और इस ड्रग का नाम है एन्फुवरटाइड। एन्फुवरटाइड ड्रग जो है ये GP41 मालिक्यूल को ब्लॉक कर देता है। वो CCR5 को ब्लॉक कर रहा था, ये GP41 मालिक्यूल को ब्लॉक कर देता है, तो फिर इसका अटैचमेंट आगे नहीं होगा। एक ड्रग ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, चलो यहाँ पे भी हमने नहीं रोका, यहाँ पे भी हमने नहीं रोका, आगे चला गया यह वायरस और अपना जेनेटिक मटेरियल वगैरह सेल के अंदर इन्होंने डाल दिया। अब कुछ ऐसे ड्रग्स भी हमारे पास है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पे एक्ट करते हैं। वो कैसे, एक और ग्रुप है एंटीवायरल ड्रग का जिसको कहा जाता है NRTIs। NRTIs मतलब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब एक नाइट्रोजीनियस बेस को मैंने N से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके अलावा एक राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर इसको मैंने S से रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपस में दोनों अटैच हो जाए और इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जब ना हो तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड
साइड। तो हम क्या कर देते हैं, नेचुरली न्यूक्लियोसाइड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में तैयार करते हैं और फिर उन न्यूक्लियोसाइड्स को क्या कर देते हैं, बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और फिर वो चले जाते हैं मैक्रोफेजेस एंड टी हेल्पर सेल में और क्या करते हैं, ये हैंड जो था इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का ये डोमेन या ये पार्ट या ये हैंड पोर्शन जो था, ये क्या करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को उठा के यहाँ पे अरेंज कर देता है किस चीज़ के साथ, आरएनए के साथ, और डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड बना देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे इसके हाथ में थमा देते हैं। तो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड की बजाय ये क्या करता है, इन न्यूक्लियोसाइड को यहाँ पे अटैच करता है। जब एक दफ़ा यहाँ पे एक न्यूक्लियोसाइड इन्होंने अटैच कर दिया तो फिर इसके बाद न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं अगर ये उठा भी देता है तो यहाँ पे ये इसको अटैच नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा होता है कि ये शुगर मॉलिक्यूल जो होता है इसके ऊपर एक OH ग्रुप मौजूद होता है। यहाँ पे नॉर्मली फॉस्फेट ग्रुप के अलावा इसके ऊपर एक OH ग्रुप अटैच होता है। तो ये न्यूक्लियोसाइड जो हम तैयार करते हैं इनके ऊपर ये OH ग्रुप नहीं होता। नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनके शुगर के ऊपर यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में हम क्या करते हैं, ये OH ग्रुप हटा देते हैं। ये OH ग्रुप जो है आगे नेक्स्ट आने वाली न्यूक्लियोटाइड को अटैचमेंट में हेल्प देता है। जब OH ग्रुप यहाँ पे नहीं होगा और एक न्यूक्लियोसाइड ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उठाएगा तो यहाँ पे डाल देगा, लेकिन आगे और न्यूक्लियोटाइड की एडिशन ये नहीं कर पाएगा। तो इस तरह ये डीएनए का सिंथेसिस जो प्रोसेस या फॉर्मेशन प्रोसेस जो है ये रुक जाएगा। तो ये ड्रग्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं इनको NRTIs कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, यहाँ पे 2-3 हमने लिख दिए हैं। एक है ज़िडोवुडीन, लेमीवुडीन, डाइडेनोसिन। ये तीनों ड्रग हैं जो कि NRTIs में आते हैं। अब आगे देखो, एक और ग्रुप है ड्रग का जिनको कहा जाता है NRTIs, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। ये एक अनदर ग्रुप है एंटीवायरल ड्रग का, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम फॉल्स कहें या हम न्यूक्लियोटाइड की बजाय न्यूक्लियोसाइड डाल देते थे जिसके पास ये OH ग्रुप नहीं था। अब क्या करते हैं, इस हैंड को बिल्कुल रोक देते हैं, इसका ये न्यूक्लियोटाइड वाला हाथ जो है इसको बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं कि तुम इसके बाद न्यूक्लियोटाइड नहीं उठाओगे। तो ये ड्रग जो इसके इस हैंड को ब्लॉक कर देते हैं ये नॉन न्यूक्लियोसाइड होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड नहीं होते और इसका हैंड ब्लॉक कर देते हैं। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसमें 2 ड्रग यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं, एक है नेवेरापिन और दूसरा है इफावेरिन्स एंड नेवेरापिन। ये 2 किस्म के ड्रग हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे मारावीरोक भी इस्तेमाल नहीं किया, एनपुवरटाइड भी हमने इस्तेमाल नहीं किया, NRTIs भी हमने इस्तेमाल नहीं किए, NNRTIs भी हमने इस्तेमाल नहीं किए। और वायरस ने क्या कर दिया, DNA बना दिया और इस DNA को अंदर डाल दिया किस चीज़ में, न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पे होस्ट सेल के DNA के साथ वायरल DNA को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर था उसका नाम क्या था, एंटीग्रेज एंजाइम। इस एंजाइम को भी एक ड्रग ब्लॉक करता है जो मार्केट में अवेलेबल है, और उस ड्रग का नाम है राल्टीग्रावर। ये राल्टीग्रावर भी क्या है, एंटीवायरल ड्रग है, और इसके ज़रिए हम एंटीग्रेज एंजाइम इनहिबिट कर सकते हैं। जब एंटीग्रेज एंजाइम इनहिबिट होगा तो फिर आगे यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ द वायरल DNA विद द होस्ट DNA नहीं होगा। अच्छा, अब आगे चलते जाएं। यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड की चेन जो थे ये भी एक एंजाइम कट कर देता था। वो एंजाइम क्या था, प्रोटीएज एंजाइम। अब हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर भी मौजूद हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और प्रोटीएज इनहिबिटर में अब कौन कौन, जब इस एंजाइम को ब्लॉक किया जाए तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इनका सेपरेशन नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब इससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स नहीं बनेंगे तो ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है ये नॉन फंक्शनल होता है। तो अब कौन कौन से ड्रग है जो इसको इस प्रोटीएज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, वो है रोटिनावीर। इसके अलावा एक सेकंड वन भी हमने लिख दिया है, इंडिनावीर।
और इसके अलावा और ड्रग भी इसके अंदर मौजूद है, जैसा कि साइकिनेविर वगैरह हो गया। लेकिन बस इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सिम्टम ऑफ HIV पढ़ेंगे।